नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिल को समझने वाले हैं जो भारत का इतिहास बदल सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो सवाल ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाला ये बिल, जिसे एक इतनी मजबूत सरकार लेकर आई थी, आखिर फेल कैसे हो गया। बिल का मकसद तो सीधा था, लोकसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। लेकिन ये संसद में पास नहीं हो सका। चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। देखिए, इस बिल के फेल होने का जो पहला और सबसे सीधा कारण है, वो छिपा है नंबरों के खेल में। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम बिल नहीं था। ये एक संविधान संशोधन विधेयक था। मतलब ये देश के संविधान को बदलने वाला था। और ऐसा करने के लिए संसद में एक बहुत बड़ी शर्त पूरी करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं विशेष बहुमत। तो जिस दिन इस बिल पर वोटिंग हुई, सदन में 528 सांसद मौजूद थे और कानून बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो था 352 वोटों का। लेकिन जब वोटों की गिनती खत्म हुई तो बिल इस नंबर से काफी पीछे रह गया। उसे मिले सिर्फ 298 हाँ वाले वोट। और ये जो गैप है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये साफ दिखाता है कि सरकार विपक्ष को अपने साथ लाने में नाकाम रही। और आपको बता दें, ये पिछले 12 सालों में सरकार की पहली इतनी बड़ी विधायी हार थी। लेकिन बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दरअसल ये बिल सिर्फ महिला आरक्षण के बारे में नहीं था। इसके अंदर एक और बहुत बड़ा और विवादास्पद प्रस्ताव छिपा हुआ था। सरकार का असली प्लान था लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधे 850 कर देना। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो मौजूदा सांसदों की कुर्सी पर भी कोई आंच नहीं आएगी और महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिल जाएगा। और बस सीटों को बढ़ाने की यही योजना विवाद का सबसे बड़ा कारण बन गई। इसके बाद तो विपक्ष और दूसरे दलों की तरफ से आपत्तियों की जैसे झड़ी ही लग गई। विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि अगर इरादा वाकई महिलाओं को आरक्षण देने का है तो एक आसान रास्ता है। अभी जो 543 सीटें हैं, उन्हीं में से 1/3 आरक्षित कर दीजिए। सीटें बढ़ाने का इंतजार क्यों करना। और यहीं से एक और बड़ा विवाद शुरू हुआ, जनगणना का। सरकार चाहती थी कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही सीटें बांटी जाएं, ताकि 2029 के चुनाव से पहले आरक्षण लागू हो सके। लेकिन विपक्ष ने कहा कि 2011 का डेटा बहुत पुराना है, 2026 की जनगणना का इंतजार करना चाहिए। इन सब के अलावा दो और बहुत बड़ी चिंताएं थी। पहली, दक्षिण के राज्यों को ये डर था कि अगर आबादी के हिसाब से सीटें दोबारा बांटी गईं तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और दूसरी, जो शायद सबसे अहम मांग थी, वो थी ओबीसी कोटे की। विपक्ष ने जोर दिया कि 33% आरक्षण के अंदर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी एक अलग कोटा होना चाहिए। तो जैसी बिल फेल हुआ, बात नीति से हटकर पूरी तरह राजनीति पर आ गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और इन सब के बीच एक अजीब सी पहेली भी सामने आई। विपक्ष ने तो इसे सीधे सीधे एक इमेज क्लीनिंग इवेंट कह दिया। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री अपनी छवि चमकाने के लिए महिलाओं के मुद्दे को बस एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। असली मकसद तो परिसीमन करना है। और इसी सियासी घमासान के बीच बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार एक नंबर का जिक्र किया, 16। अब ये 16 नंबर क्या था? इसने एक नई बहस छेड़ दी और सोशल मीडिया पर तो इस पर खूब चर्चा हुई। सच कहें तो पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि इसका मतलब क्या था। कुछ लोगों ने इसे एप्स्टीन फाइल से जोड़ा, कुछ ने कहा कि ये टीडीपी के 16 सांसदों की तरफ इशारा था, तो कुछ ने इसे 16वीं लोकसभा से जोड़ा। लेकिन जो भी हो, इस एक नंबर ने मामले में रहस्य की एक और परत जरूर जोड़ दी। ठीक है, बिल तो फेल हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजरें टिकी हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर। और लोगों की दिलचस्पी की वजह भी है। इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री के ऐसे संबोधन हमेशा बड़े और कई बार चौंकाने वाले फैसलों के साथ आए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, आर्टिकल 370 हो या फिर लॉकडाउन। इसलिए इस बार भी इंतजार हो रहा है। तो अब सरकार एक दोराहे पर खड़ी है। उसके पास कुछ रास्ते हैं। या तो वो विपक्ष से बात करके दोबारा कोशिश करें, या फिर विपक्ष को महिला विरोधी बताकर एक बड़ा अभियान छेड़ दे, या फिर इस बिल को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दे। देखना होगा कि वो कौन सा रास्ता चुनती है। आखिर में इस बिल का फेल होना
हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये एक अच्छा प्रयास था जो बस राजनीति की भेंट चढ़ गया, या फिर ये एक ऐसी राष्ट्रीय बहस की शुरुआत है जिसकी देश को वाकई जरूरत थी?